लेटेस्ट है, कल का, शायद ही किसी ने आज ये पढ़ाया हो, मैं आपको सच बता रहा हूं। नाम है क्यूमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी टारगेट। प्यारे बच्चों, जो रियो कन्वेंशन हुई थी ना, रियो कन्वेंशन जो हमारा हुआ था, जिसको हम मदर कन्वेंशन भी कहते हैं, मदर अर्थ कन्वेंशन, 1992 के अंदर रियो डी जेनेरियो में, उससे 3 संस्था बन के आई थी। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, ठीक है, ऑन बायोडाइवर्सिटी, CBD। ठीक है, तो ये जो यूनाइटेड नेशन है, सबकी अपनी अपनी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, सबकी हाईएस्ट एक बॉडी है। तो ये जो कॉप है, जैसे अभी इसकी 27-28 बैठक हो रही है, 27 बैठक अभी हुई है, अब 28 की बैठक होने वाली है अगले साल। ऐसे ही दोस्तों इसकी भी बैठक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, CBD। इसकी अभी कॉप की 15वीं बैठक हुई थी मॉन्ट्रियल के अंदर थोड़े दिन पहले अभी, ठीक है, इसकी एक 15वीं बैठक हुई थी। और उस बैठक के अंदर में ना दोस्तों, ठीक है, उस बैठक के अंदर में बेसिकली हमने कुछ अडॉप्ट किया था, हमने एक नई कन्वेंशन, हमने एक नया फंड जो है वो अडॉप्ट किया था, ताकि दुनिया में हम बायोडाइवर्सिटी को बचा सकें। उसको नाम दिया गया था क्यूमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी टारगेट। इसमें टारगेट रखे हमने कि 2030 तक कितनी % हमारी बायोडाइवर्सिटी को बचाना। देखो, हम क्लाइमेट चेंज के प्रति काम कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज अच्छे तरीके से काम कर रही है कि किसको रोका जाए दोस्तों, क्लाइमेट चेंज को रोका जाए। काम कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से काम चल रहा है, ठीक है, शानदार तरीके से काम चल रहा है इसके द्वारा, इस पे फंड भी आ रहा है, सब बढ़िया ध्यान दे रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर उतना ध्यान नहीं है शायद बायोडाइवर्सिटी लॉस के ऊपर। भाई, जिस प्रकार से ये जो मॉडर्नाइजेशन हम कर रहे हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल बदला, इससे जो हमारी स्पीसीज हैं वो लगातार एक्सटिंक्ट हो रही हैं, और उनको कैसे कंजर्व करें, बस उसी के लिए एक नया COP15 के अंदर, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसकी 15वीं बैठक के अंदर में हमने क्यूमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी टारगेट जो है ये हमने सेट किए थे, ठीक है। और अब टारगेट सेट करेंगे, हम कह रहे हैं कि हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर लेंगे, तो लक्ष्मी कहाँ से आएगी? आज मंदिर बनाते हैं, आजकल एक ऐड आती है ना इस्कॉन टेम्पल वाला, वो महाराज जी हैं, वो कहते हैं रुको 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 रे, अरे स्किप मत करना, अरे स्किप मत करना। वो कहते हैं ना कि अभी हम मंदिर बना रहे हैं, नाम भी लेते हैं, वो द्वारका पता नहीं कौन सा मंदिर है, ठीक है, इस्कॉन, भगवान कृष्ण और राधा जो माँ है उनका वो टेम्पल बना रहे हैं। तो वो कहते हैं कि अभी मंदिर फाइनल स्टेज में, लक्ष्मी लगेगी। सोचो, हर जगह पैसा लगता है ना भाई, ये जब आपको टारगेट अचीव करना है तो यू नीड फंड, यू नीड मनी। कहाँ से लाओगे मनी? तो ऑब्वियस ही बात है यार, अमीर देश हैं वही देंगे। गरीब आदमी कहेगा यार, गरीब देश कहेगा हमारे पास हम तो भूखे मर रहे हैं, गरीबी हटानी है हमें तो इसलिए अमीर देशों ने कंट्रीब्यूशन कहा था कि हम भाई पैसा देंगे। टारगेट रखा गया था कि बाय द एंड ऑफ 2030, 2030 तक 200 बिलियन डॉलर, 200 बिलियन डॉलर, 200 बिलियन डॉलर ये इकट्ठा करना है रिच नेशन से, अमीर आदमियों से, ठीक है। और कम से कम 20 बिलियन डॉलर जो है वो 2030 तक हमें देना है जो लोअर इनकम कंट्रीज हैं, ताकि वो, क्योंकि उनकी बायोडाइवर्सिटी को लॉस हो चुका है और उनको यार अडेप्ट करना है अपने आप को, ठीक है, उनको मिटिगेट करना है उस लॉस को, तो उसके लिए उनको कंपनसेशन के रूप में उनके पास जाएगा। तो ये टारगेट सेट किए गए थे भाई, फंड इतना आएगा। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज के अंडर में एक और नया फंड ऐड किया गया था कि भाई आप संभालो और आपको इसके तहत पैसा निकाल के देना है क्यूमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी टारगेट के लिए। उसी के ऊपर बातचीत की गई है। मैं दोबारा से सिंप्लीफाई करना चाहूँगा आपके लिए दोस्तों। सिंप्लीफाई में क्या कह रहा हूँ? सिंप्लीफाई में कह रहा हूँ कि जैसे आप क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए काम कर रहे हो, दुनिया में इसी प्रकार से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं। उनको कंजर्व करने के लिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2022 के अंदर में बैठक हुई थी COP15 की, कहाँ पे? मॉन्ट्रियल, कनाडा के अंदर में। वहाँ कुछ टारगेट सेट किए गए थे कि 2030 तक हमें स्पीसीज कंजर्वेशन के लिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए क्या करना है, और उन टारगेट को अचीव करना है तो माल लगेगा, पैसा लगेगा। तो एक नए फंड की स्थापना भी की गई थी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज़ के अंडर में, क्योंकि उसके अंडर में ऑलरेडी कई सारे फंड चल रहे हैं, जैसे ग्रीन फाइनेंसिंग भी GEF करता है। तो उसी के बारे में इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, ट्रस्ट मी, मज़ा आएगा आपको। चलिए देखते हैं। ये डाउन टू अर्थ से आया हुआ टॉपिक है, DTE में। अच्छा टॉपिक था, मैंने उठा लिया, मैंने आपको बता दिया। फेलियर टू फाइंड एडिक्वेट फंड में हैम्पर क्यूमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी टारगेट। कह रहा कि जो हमारे पास एडिक्वेट फंड नहीं है ना, पैसा नहीं है हमारे पास, हमने टारगेट तो बना दिए क्यूमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी टारगेट, हमने बोल तो दिया कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, हमने बड़ी बड़ी छोड़ दी, लेकिन यार ये टेंशन में आ गए हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। ये कह रहा कि क्या हो पाएगा?
क्या ये हो पाएगा, क्या इतना फंड आ जाएगा, क्या इतना पैसा हमारे पास आ जाएगा, यही बात दोस्तों यहां पर की जा रही है। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो पूरा टॉपिक यही है, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटीज हैज टू इंश्योर दैट ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, एक नया फंड क्रिएट हुआ है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। ठीक है, एक नया फंड बनाया गया था जिससे हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व और प्रोटेक्ट करेंगे। तो क्या इसके लिए वो पैसा जो हमने टारगेट रखा है 2030 तक, क्या वो पूरा हो पाएगा, उसी के ऊपर थोड़ी चिंताएं हैं। अभी सबके माथे पे शिखर दिख रही हैं। जीएस पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, यहां से ये टॉपिक है। चलिए लेट्स हैव अ डिस्कशन ओवर इट, समझते हैं इसको, पढ़ते हैं आगे। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जो है उसने इंश्योर किया है कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, ये हमने COP 15 में बनाया था। कह रहा है कि ये जो फंड है इसके अंदर कम से कम $200 बिलियन तक पैसा आना है बाय द ईयर ऑफ 2030। तो कह रहा है कि हाँ ये हम कर पाएंगे, ऐसा अभी इन्होंने कहा है कि वी आर ट्राइंग टू डू इट एंड होपफुली विल डू इट, हम कर लेंगे। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जो है इट वाज टास्क टू फाइंड फंड, इसको काम दिया गया है GEF को, GEF ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज को काम दिया गया कि भैया 2030 तक आपको $200 बिलियन हर साल इतना पैसा इस फंड के लिए कलेक्ट करना है, ग्लोबल ग्रीन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड के लिए। ये बोला गया है, किसको बोला गया है? GEF ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज को। तो उसको थोड़ी बेचारे को चिंता हो रही है, बट ये कह रही है ठीक है कर लेंगे। GEF को टास्क दिया गया है टू फाइंड फंड्स फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ फ्रेमवर्क अडॉप्टेड लास्ट दिसंबर। COP 15 की जो हमारी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD के ऊपर बैठक हुई थी, 50th COP की बैठक, उसमें ये जो है फ्रेमवर्क हमने अडॉप्ट किया था, ये नया फंड हमने अडॉप्ट किया था। और इसमें पैसा कैसे, आप कहोगे सर कैसे आएगा पैसा? ऑब्वियस ही बात है, पैसा कुछ लोग डोनेट करेंगे, प्राइवेट लोग डोनेट करेंगे, गवर्नमेंट डोनेट करेगी, अलग अलग बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, वो भी इसमें पैसा देंगे। तो इस प्रकार से पैसा आएगा हर साल। कितना अमीर देश, यूरोपियन यूनियन, US, ये पैसा देंगे। तो इससे हर साल कह रहा है 2030 तक, उसके बाद हर साल $200 बिलियन आएगा और उसको नाम दिया गया फंड फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ फ्रेमवर्क अडॉप्टेड। ठीक है, क्या नाम दिया गया दोस्तों इसको? ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। ध्यान रखिएगा, नया फंड बनाया 2020 के अंदर में। सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। ठीक है, तो ये इस फंड से ही आगे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे, है ना। तो अब ये क्या कह रहा है कि टारगेट 19 के अंदर कितने फंड की बात हुई है? मैंने बताया था $200 बिलियन की बात हो रही है। हर साल पर ईयर $200 बिलियन बायोडाइवर्सिटी के लिए पैसा ये कलेक्ट कर लेंगे, ऐसा इनको लग रहा है। अब इसमें ऑब्वियस सी बात है फाइनेंशियल असिस्टेंस आएगा, लोग पैसा देंगे, डेवलपिंग कंट्रीज इसमें पैसा देंगे, है ना, सब लोग पैसा देंगे। तो इन्होंने टारगेट रखा है कि एटलीस्ट जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो विकासशील देश हैं, उनको भी देना है एटलीस्ट 20 बिलियन पर ईयर बाय 2025। किसको देना है दोस्तों? जो विकासशील देश है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी इन ट्रांजिशन है ना, उनको मदद करनी पड़ेगी। तो उसके लिए उनको $20 बिलियन हर साल मदद करनी पड़ेगी, जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको 2025 तक, और इसी को 2030 तक बढ़ा के 30 बिलियन पर ईयर करना है। दोस्तों दीज आर टारगेट्स, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहला टारगेट ही एंड दूसरा टारगेट है, बिकॉज दीज टारगेट आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, एंड इसीलिए हमारे लिए जरूरी हो जाते हैं भाई। ठीक है, व्हाट द करंट सिनेरियो? सर कितना पैसा आ चुका है? अभी क्या है, इन्होंने टारगेट तो रखा है $200 बिलियन का, बट कितना पूरा हो गया है? तो अभी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज जो उससे पूछा गया तो उसने बताया कि इनिशियल कंट्रीब्यूशन जो है ना वो अभी आया है, वो $200 मिलियन का आया है अभी। ठीक है, कह रहा है कि हमारे पास 3 ऐसे डोनर हैं जो दिसंबर 2023 के अंत तक हमें $200 मिलियन दे देंगे। बट अभी 200 मिलियन और कहाँ $200 बिलियन, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सो अभी क्लियर नहीं है कि बाकी का पैसा कौन देगा कौन नहीं देगा। प्राइवेट फर्म देंगे, कोई फिलैंथ्रोपिक, बिल गेट्स जैसे जो बड़ी बड़ी संस्थाएं करते हैं वो देंगे, कौन देंगे? तो अभी इन सब के ऊपर में डिस्कशन चल रहा है। ऐसे ही डिस्कशन के बीच में एक बात हुई थी यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, जैसे डिस्कशन चल रहा है भाई कहाँ से पैसा आएगा ना, तो उसी के लिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने ना एक फाइनेंस इनिशिएटिव लिया था, क्योंकि पैसा तो लाना है ना इस फंड में, पैसा कहाँ से लाएंगे? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम लिया था, इसका नाम रखा गया था UNEP फाइनेंस इनिशिएटिव। मई में हुआ था ये। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का एनवायरनमेंट प्रोग्राम का फाइनेंस इनिशिएटिव, मई की बात मैं बता रहा हूं। तो इट पब्लिश अ ब्रीफ कॉलिंग टू द ऑन द बैंक्स, बैंकों को उनको कहा था कि भाई जैसे आप क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहे हो ना, बढ़िया कर रहे हो, ऐसे ही बायोडाइवर्सिटी पे भी काम करो। ठीक है, जैसे ग्रीन फाइनेंसिंग होती है, ठीक है, ग्रीन बॉन्ड इश्यू होते हैं, ऐसा कुछ इसमें भी करो। ठीक है, बैंक हैज बीन आस्क्ड टू एंश्योर दैट एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर मेड अवेलेबल टू इंप्लीमेंट द GBF
ठीक है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करने के लिए जो पैसा चाहिए ना, तो आप वो इंश्योर कराओ आप कहीं से, ठीक है, कराओ यार। फाइनेंस में गैप है अभी, ठीक है, हमें जो बायोडाइवर्सिटी के टारगेट है ना उसको हमें पकड़ना है, तो कोशिश करो कि आप ये पैसा जो है हमें मुहैया करवाओ, ठीक है। तो उसके लिए बैठक हुई थी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की, जिसको हम यूईपी फाइनेंस इनिशिएटिव का नाम देते हैं। अब अगला जो बैठक होने वाली COP16, तो उसमें रिक्वेस्ट की जा रही है वर्ल्ड बैंक से कि भाई एक काम करो यार, ब्राज़ील में मीटिंग होने वाली है और वर्ल्ड बैंक को कहा रहा कि आपके पास बहुत पैसा है, तो आप एक काम करो, आप ट्रस्टी के रूप में आ जाओ, ठीक है, COP15 की बैठक में आप ट्रस्टी के रूप में आ जाओ, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बात भी कर रहे हैं। अब थोड़ा सा ये जो फ्रेमवर्क है क्यूमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है, जिसको हम GBF भी बोल रहे हैं, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। क्यूमिंग मॉन्ट्रियल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ हुआ था मॉन्ट्रियल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर 15वीं COP की बैठक हुई थी, तो वहाँ पर हमने इन टारगेट को अचीव किया था। समझ में आ रही बात दोस्तों? तो ये फ्रेमवर्क जो है वो 15वीं COP की जो बैठक हुई थी, यूनाइटेड नेशन UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वहाँ पे हमने इसको अडॉप्ट किया था। इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 2020 की बात है, इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर में 23 टारगेट थे और 4 गोल थे। तो इसमें 4 क्या है दोस्तों, गोल, एंड 23 क्या है दोस्तों हमारे पास टारगेट। तो 4x4 की अप्रोच है इसमें। COP15 जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था, और इसी से हमने क्यूमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है उस पर एग्री हुए हैं लोग, ठीक है। एग्री क्या किस लिए हुए, उन्होंने कहा कि 30% जो है प्लैनेट, 30 × 30 मतलब 2030 तक पूरे प्लैनेट का जो हमारा 30% हिस्सा है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। कैसे करोगे? पैसा लगेगा सर, ठीक है, और उसके लिए इन्होंने फंड बना दिया है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड बना दिया है। तो इसके माध्यम से टारगेट सेट किया गया है कि बाय 2030 वी विल ट्राई टू प्रोटेक्ट द 30% ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। ये इनका क्या है दोस्तों, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क GBF के अंदर इन्होंने टारगेट रखा है। 4 गोल हैं, 23 टारगेट्स हैं दोस्तों। अब वो टारगेट्स क्या हैं उनमें मैं बताऊंगा आपको। पर्पस यही है कि 2030 तक पूरी दुनिया का जो 30% हिस्सा है कम से कम उसको हम प्रोटेक्ट कर सकेगा इस, ठीक है सर। व्हाट आर द टारगेट्स? अब टारगेट पढ़ाऊंगा सारे के सारे, बट आपसे मैं यहीं पे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बीच में, गाइस प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दो यार, प्लीज। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दें यार। आपका अपना चैनल है, एक बार जल्दी से कर दो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मोटिवेशन आएगा। सभी लोग, मैं मानता हूँ ज़्यादातर बच्चों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा ऑलरेडी, लेकिन मैं जिन्होंने नहीं किया उनसे एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि गाइस प्लीज एक बार आप भी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब टारगेट पे आ जाते हैं सर, लक्ष्य पे आ जाते हैं। क्या टारगेट हमने सेट किए इस ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के तहत में? तो इसके तहत में हमने कहा कि यार ठीक है, विल ट्राई टू रिड्यूस हार्मफुल गवर्नमेंट सब्सिडीज़। हम बहुत सब्सिडीज दे रहे हैं, ठीक है, तो हम सब्सिडी का खर्चा कम करेंगे। हर अलग सरकार से कहा गया एक काम करो सब्सिडी कम दो तुम। सरकार, भारत की सरकार भी बहुत सब्सिडी देती है, तो बोला गया काम करो सब्सिडी कम करो, ठीक है। और सब्सिडी का जो पैसा तुम सब्सिडियों पे बर्बाद कर रहे हो ना, ये सब्सिडी का पैसा किसको दो आप? ये सब्सिडी का पैसा आप दो किसको? ये जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क हमने सेट किया है ना, जो फंड बनाया, इसमें पैसा डालो ना आप, ठीक है। ये इनको बोला गया। आप मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों? ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे हैं मेरी? तो टारगेट रखा पहला हमने दोस्तों कि $500 बिलियन की जो सब्सिडी एनुअल दे रही है सरकार, उसको कम किया जाएगा, ठीक है। और वो सब्सिडी खास तौर पर जो हार्मफुल है बायोडाइवर्सिटी के लिए, उसको कम किया जाएगा। इसके अलावा स्टॉप द एक्सटिंक्शन ऑफ नॉन स्पीसीज। बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो हम जानते हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं, उनके एक्सटिंक्शन को रोकना है, ठीक है। बाय 2050 रिड्यूस 10-fold द एक्सटिंक्शन रिस्क एंड रेट ऑफ ऑल द स्पीसीज इंक्लूडिंग अननोन। नोन के साथ साथ अननोन स्पीसीज का जो रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है 2050 तक, उसको 10 गुना हमें कम करना है। रिड्यूस पॉल्यूशन रिस्क एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम ऑल सोर्सेज। जो पॉल्यूशन से जो हो रहा है, पॉल्यूशन के जो प्रभाव पड़ रहे हैं 2030 तक दोस्तों, उसको हमें रोकना है। हमें इस लेवल तक लेके जाना है कि प्रदूषण जो है वो बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम के लिए एक खतरा ना हो। ग्लोबल फुटप्रिंट ऑन कंजम्पशंस बाय 2030। दुनिया भर के अंदर में जो कंजम्पशन की वजह से जो ग्लोबल फुटप्रिंट है उसको हमें रिड्यूस करना है, ठीक है, इंक्लूडिंग थ्रू सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग ओवर कंजम्पशंस। कई ऐसा हो रहा है ना, ओवर कंज्यूम कर रहे हैं हम, ठीक है, उसको रोकना है हमें। वेस्ट जनरेशंस एंड हाफिंग द फूड वेस्ट, जो हमारा फूड वेस्ट है उसको भी हमें रिड्यूस करना है। तो ये सब हमें प्रयास करने हैं। सस्टेनेबली मैनेज द एरिया अंडर एग्रीकल्चर। जो हम खेती के अंडर में जो हमारा एरिया है, एक्वाकल्चर के अंडर में एरिया है, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, सब्सटेंशियल है, उसको हमें क्या करना है, क्योंकि एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस कर रहा है। हमारी बायोडाइवर्सिटी वेटलैंड को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कहीं ना कहीं पर, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसकी वजह से भी यहाँ पे हो रहे हैं।
रिड्यूस द रेट ऑफ इंट्रोडक्शन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीसीज बाय एटलीस्ट 50% बाय 2030 तक हमें प्रयास करना है कि जो इन्वेजिव स्पीसीज हैं उनका जो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज हैं उनको हम एटलीस्ट 50% क्या कर पाएं, रिड्यूस कर पाएं बाय 2030। सेफ, लीगल, सस्टेनेबल यूज कर सकें हम ट्रेड ऑफ वाइल्ड स्पीसीज का 2030 तक, और जो अर्बन स्पेस है उसको ग्रीन अप कर सके, ये टारगेट है। बट मोटी मोटी बात आपको 13 to 30 याद रखना है कि 2030 तक हमें 30% दुनिया जो बायोडाइवर्सिटी है, जो अर्थ है, उसको प्रोटेक्ट करना है। दूसरा, आपको जो फाइनेंसिंग टारगेट है वो याद रखने हैं, 20 बिलियन फॉर डेवलपिंग नेशन बाय 2025 एंड 30 बिलियन बाय 2030। इसके अलावा बाय 2030 क्या कह रहा है दोस्तों, $200 बिलियन फॉर ग्लोबल, किसके लिए दोस्तों, जो हमारा ये आपका बायोडाइवर्सिटी फंड है इसके लिए। ठीक है, समझ में आ रही बात? डन। तो जो हमारा ये फंड हमने बनाया ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, इसके लिए। चलिए, ये हमारा हो गया। अब दोस्तों जो ये फारा पूरा का पूरा हमने जो ये फंडिंग है, ये जो फंड है वो किसके अंडर में रखा हमने, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। मतलब जो हमारा ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट फंड जो है हमारा, ये किसके अंडर में काम करेगा, ये एक संस्था के अंडर में काम करेगा, जिस संस्था को हम नाम दे रहे हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। इसके पास और भी बहुत सारे काम है, पता है आपको, कई सारे काम करती है ग्लोबल एनवायरनमेंट। इसका काम ही है कि अलग अलग जो एनवायरनमेंट को लेकर जो कन्वेंशन हमने बनाई है उसके लिए पैसों का बंदोबस्त करना, उसके लिए पैसे का जुगाड़ करना, ये इसका काम है। तो ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जो है ना, वो एक यूनिक गवर्निंग स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें असेंबली है, काउंसिल है, सेक्रेटेरिएट है, फिर 18 एजेंसीज हैं, इसमें साइंटिफिक और टेक्निकल एडवाइजरी पैनल है, सब कुछ है इसके अंदर में, इवैल्यूएशन ऑफिस है ना। तो GEF जो है दोस्तों, इट सर्व्स एज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म। ये किस्म से ना आप ये मान के चलो कि फाइनेंशियल मैकेनिज्म, ये दुनिया भर के अंदर जो एनवायरनमेंट को लेके इतनी सारी कन्वेंशन हुई है ना, उसके लिए इसका काम है कि पैसे का जुगाड़ करना, कि पैसे कहाँ से आएंगे, ठीक है, वो ये जुगाड़ करती है बेसिकली, आपको ध्यान रखना है। इसके अंडर में ऑलरेडी ना कई सारी कन्वेंशन है, जैसे मैं आपको बताऊं, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जिसकी COP15 की बैठक हुई है, उसके लिए पैसे का जुगाड़ GEF करती है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, पैसे का जुगाड़ कौन करता है, GEF। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, जो क्लाइमेट चेंज के पीछे हम हाथ धो के पड़े हैं, कौन पैसे का जुगाड़ करता है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF। स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट कौन करता है, GEF। इसके अलावा मीना माता कन्वेंशन ऑन मर्करी एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कौन करता है, सेम, ठीक है। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, अब ये नया ऐड हो गया है। तो कुल मिला के 6 ऐसे इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिनको अब ये, जिनके लिए फाइनेंशियल मैकेनिज्म कौन, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ठीक है। तो अब ये एक सेपरेट फंड बन गया, ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा फोकस इस पर दिया जाएगा। अभी मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको पता है UN क्लोज, हमने अभी पिछली क्लास में डिस्कस किया था, UN क्लोज के अंदर में भी जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म है ना, कहा जा रहा है कि उसको भी इसमें डाल देंगे। तो 6 हैं, हो सकता है ये 7वां भी ऐड हो जाए। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी एंड ऑन द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मराइन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एरिया बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन, आज ही पढ़ा है ना, BBJT, हाई सी ट्रीटी अभी हुई है ना यूनाइटेड नेशन की, तो UN क्लॉज की जो हाई सी ट्रीटी है, हो सकता है उसका भी फाइनेंस मैकेनिज्म इसी में ऐड कर दिया जाए। पिछली क्लास में हमने यहाँ पे आपको पढ़ाया था। तो फिर इसके पास 7 ऐसे एनवायरमेंटल मैकेनिज्म हो जाएंगे जिसमें वो फाइनेंशियल मैकेनिज्म की तरह काम करेगा, ठीक है। चलिए रिलेटेड सर्च पे आते हैं दोस्तों। आपको खुद से, मैं चाहता हूँ ये संस्थाएं हैं, मतलब ये कन्वेंशन हैं, आप पढ़ लें। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, है ना, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ये मैं चाहता हूँ आप रिलेटेड सर्च थोड़ा खुद से पढ़ें इनके बारे में। इसके अलावा प्रीलिम्स में आपसे COP15 जो हुई थी, CBD क्या थी, कहाँ हुई थी, ये जो क्यूमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, ये क्या है, इसके अंदर में क्या हमने टारगेट रखे हैं, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज़, इसके फाइनेंशियल मैकेनिज्म, ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं। कहाँ पर दोस्तों, प्रीलिम्स में, ठीक है। कैसे पूछे जा सकते हैं, 2022 का एक सवाल दिखा रहा हूँ मैं आपको। UPSC ने 2022 में पूछा था, बट यार 22 के बाद तो पैटर्न बहुत बदल गया है। तो क्या 23 अभी 24 में भी ऐसे सवाल आएंगे, नहीं आएंगे, हाँ 1-2 सवाल तो ऐसे रहेंगे, ठीक है। क्लाइमेट ग्रुप ये आया हुआ था दोस्तों 2022 के अंदर में, ऑब्वियस सी बात आपने पढ़ा होगा, EP 100 ग्रुप पे था। ये किस पे था, EP 100 ग्रुप के ऊपर, ठीक है। सो इसका सही आंसर क्या था दोस्तों, इसका सही आंसर था B वॉज द करेक्ट आंसर। एक बार देख लो आप, ठीक है। PDF अभी मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो उससे आप घबराना मत, ये सोच रहे हो कि सर हम इतनी जल्दी कैसे करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं मैं, चलो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये लो भाई मेंस का सवाल।
सीधा मैंने सवाल दिया है आपके इस ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क पे। मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या है ये ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क भाई? क्या है ये? क्या? दूसरा, डिस्कस एसोसिएटेड चैलेंजेस एंड सजेस्ट मेजर्स टू एड्रेस दीज इश्यूज। बाकी आपको बता दूं, अभी अनअकैडमी के अंदर में जो बैच चल रहे हैं ना, आरंभ 1 साल का और फाउंडेशन 2 साल का बैच है, 29 तारीख से शुरू होने वाला है। तो इन बैचेस के अंदर में आप एनरोल कर सकते हो। अभी 50% डिस्काउंट आपको मिल रहा है, ठीक है? तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। लिमिटेड टाइम ऑफर है यार। जो भी बच्चा एनरोल करे, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ दोस्तों, प्लीज़ मेक श्योर आप कोड यूज़ करें सुमित10। अनअकैडमी स्टोर पे जाएं या अनअकैडमी का कोई बंदा आपको कॉल कर रहा है, कुछ भी हो, आप उनको बोल दीजिए वी वांट टू यूज़ कोड सुमित10। बिकॉज ये कोड जो है आपको ना केवल मेरा गाइडेंस देगा, बल्कि आपको डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिलेगा। कई बार क्या होता है, बच्चा दूसरा कोड वो पूछते हैं कि बताओ कौन सा कोड, बच्चा ध्यान नहीं देता, उसको पता नहीं होता है ना यार, पता नहीं होता तो वो कोई भी कोड लगा लेता है। बट इसमें आपको प्रॉब्लम होगी, अगर आप कोई भी कोड लगाओगे ना, तो फिर मैं आपको गाइड कैसे करूँगा? मैं पर्सनली आपको तभी गाइड कर पाऊँगा जब आप मेरा कोड यूज़ करते हैं। आपने मान लो किसी सेल्स पर्सन का कोड यूज़ कर लिया, जो बेचने वाले होते हैं, बस वो आपको हो सकता है 2-3% कभी कभी एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दे दें, ऑफर कर दें, क्योंकि उनको बेचना होता है, टारगेट होते हैं। बट इसमें आप फंस जाओगे, है ना? फिर आप किससे गाइडेंस लोगे? कुछ समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में। और इसीलिए मैं कहता हूँ जो बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, प्लीज़ यूज़ दिस कोड सुमित10, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों गाइडेंस 2 प्रकार की है, आइकॉनिक और पर्सनल 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन होते हैं। दोनों में आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। मेरा कोड रहेगा सुमित10, चाहे आप आइकॉनिक ले चाहे प्लस, दोनों में प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरा कोड जरूर यूज़ करें। सुमित10 मेरा कोड रहेगा। प्लस में लाइव क्लास, हर हफ्ते टेस्ट होगा, स्ट्रक्चर कोर्स होगा और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगी आपको, कितनी बार भी क्लास करो। ऐसे ही जो आइकॉनिक की बात करते हैं, तो यहाँ आपको पर्सनल गाइडेंस जो है वो मिलता है। आपको स्टडी मटेरियल घर पे भेजा जाएगा, एक एक्सपर्ट आपको गाइड करेगा, आपका स्टडी प्लान बनेगा, आपके टेस्ट जो हैं वो एनालाइज किए जाएंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी सब्सक्रिप्शन जो आपको लेना है वो आप ले सकते हो, ठीक है ना? ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, सो मैं ये भी आपसे अनुरोध करूँगा गाइस, प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी मेरे फॉलो कीजिए, आपसे जुड़िए टेलीग्राम चैनल से, ये भी इंपॉर्टेंट।